भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 2 अप्रैल 2020 है। चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि नवमी है, वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण के अंदर है, बसंत ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 8 है और सावन माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि नवमी रात्रि में 2:43 तक है, उसके उपरांत 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुनर्वसु रात्रि में 7:28 तक है, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग अतिगण दिन में 3:21 तक है, उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 3:12 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:20 पर और सूर्यास्त 6:41 पर है। ग्रहों का गोचरों में देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करें दिन में 1:33 पर। ग्रह योग की बात करें तो गुरु पुष्य योग रात्रि में 7:28 से सूर्योदय तक रहने वाला है। अमृत सिद्धि योग रात्रि में 2:43 से सूर्योदय तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के संपूर्ण दिन रात रहने वाला है और रवि योग 7:28 से है। श्री राम नवमी आज है, बसंत नवरात्रा समाप्त हो रहे हैं आज और स्वामी नारायण जयंती भी आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:53 तक है। चर का चौघड़िया 10:58 से 12:31 तक है। लाभ अमृत का चौघड़िया 12:31 से 3:36 तक है और शुभ का चौघड़िया 5:08 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। राहु काल में आप शुभ कार्यों, जो लोग राहु काल को मानते हैं वो शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य मीन राशि के अंदर है, शनि बृहस्पति मंगल ये सब कुंभ राशि के अंदर है। साथ ही साथ राहु और चंद्रमा जो हैं वो साथ आज दिन के अंदर थे जो बदल जाने वाले हैं और कर्क का चंद्रमा हो जाएगा और बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा होने का आज दिन के अंदर ये स्थिति आएगी 1:33 पर। तो कर्क से दृष्ट चंद्रमा एक ऐसी स्थिति देता है जिसके अंदर आपको कुछ अच्छे समाचार, इतने दिनों से जो एक ऐसी स्थिति चल रही थी जिसके अंदर हमें कहीं से अच्छे समाचार मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, यहाँ आज 1 बजे बाद एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब कुछ अच्छे समाचार आपको मिलते हुए दिखाई दें। कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसे व्यवस्थाएं जिनके अंदर आपको लगे कि पिछले दिनों के जो कार्य थे उनके अंदर थोड़ा सा सुधार कहीं अगर आने की संभावना है तो वो आज के दिन से है। आज के दिन के बाद एक ऐसी स्थिति आ सकती है जो आपके बेहतर कल के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो लॉकडाउन के अंदर सब हम लोग अपने अपने घरों के अंदर बैठे हैं तो यहाँ से एक ऐसी स्थिति की हम आशा कर सकते हैं जहाँ से चीज़ें ठीक की ओर बढ़ना शुरू चाहे तो हो सकते हैं। ईश्वर की कृपा हो तो ये स्थिति हमको प्राप्त हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज के दिन, ईश्वर की प्रार्थनाओं के लिए बहुत विशेष दिन है। आज अगर आप सारे दिन बैठ करके अपने मन को एकाग्र करके और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं तो कुछ विशेष उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं और कुछ विशेष आप सोच सकते हैं। आप कल की परिकल्पनाओं के लिए, कल क्या अच्छा करना है उसके लिए योजना बना सकते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा सोचते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, अगर आज कोई भी आपके मन में विचार आए तो नोट डाउन करके रखें कि कल इनको हमारे कार्यों में किस तरह से काम में लेना है। आप यकीन माने अगर आप ध्यान के स्तर को पाएंगे, अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे, अगर आप अपने
अपने आप को विचार शून्य करके, कार्य शून्य तो हो ही गए, विचार शून्यता की स्थिति में अगर लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ न कुछ अच्छा पाएंगे आप। ऐसी स्थिति आज के दिन के अंदर है कि आप कुछ बेहतर की तरफ बढ़ सकते हैं आज के दिन के अंदर, विचारों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से। साथ ही साथ दिन से पहले राहु और चंद्रमा को साथ, आज दिन के पूर्वार्ध में जो शुरुआत के अंदर आप राहु और चंद्रमा साथ था, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ख्याल रखना है कि अपने परिवार में, अपने साथी, कहीं भी आप, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, वहाँ कोई तनाव ना ले लें, कोई आपस में कोई ऐसा उलझन ना पैदा कर लें जो बहुत ही बाद में उस बिना ही कारण से कोई विचारों के मतभेद या पुरानी बातों को लेकर के या कोई ऐसी चीज़ कहते हुए या शब्दों के माध्यम से होने वाले तनाव बिल्कुल सम्मुख खड़े हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति आप को आने ना दें। ध्यान रखें इस बात का कि किसी भी ऐसी स्थिति को आप टालेंगे और कोई भी तनाव को अपने परिवार, अपने साथियों के बीच में जिनसे भी आप बातचीत कर रहे हैं या तकनीकी के माध्यम से आदान संवाद कर रहे हैं अगर, तो भी आप ऐसी किसी भी उसको टालेंगे जो नकारात्मक तौर पर कहीं भी काउंट की जाए, कि आप नकारात्मक नहीं होने देंगे अपने आप को निराशा या नकारात्मकता में बिल्कुल नहीं आने देंगे। 1 बजे बाद किसी तो अचानक एक बहुत अच्छे तौर पर बदल रही है, बहुत बेहतर स्थिति का की ओर इशारा कर रही है, लेकिन उससे पहले ही अगर आप कोई तनाव कर बैठे तो भी आपके हाथ में एक अवसर है। जैसे ही दोपहर बाद का समय निकले, आपका मन बदले, आप अपने शब्दों के लिए क्षमा मांग सकते हैं या अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांग सकते हैं, या सामने वाले ने गलती की है तो भी आप उसे कूल डाउन करने के लिए उसके सामने जाएंगे। आप छोटे हैं उम्र में, आपके अधिकार कम है या कोई बातचीत में ऐसा हो भी गया है, तो भी अगर आप बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे सामने से आपको उसके प्रत्युत्तर में बहुत सहज और संतुलित व्यवहार मिलने की पूरी संभावना दिखाई देती है। तो इस जो दोपहर बाद का समय, इसको पिछले किए गए कार्यों में इवन, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही दिन में ही सुबह ही आपसे कुछ इस तरह के शब्दों का कोई तनाव आ गया हो। अगर पहले भी कुछ ऐसी स्थितियां रही हों तो आप आज के दिन अगर संवाद शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको उसके सही परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने बहुत पुराने तनाव में भी आज के दिन अगर आप बात करते हैं, टेलीफोनिक, क्योंकि आना जाना तो संभव नहीं है, मुलाकातें संभव नहीं है, टेलीफोनिक बात करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पुराने दिनों को याद करते हुए अगर आप कहते हैं कि सब उस समय ये हो गया था, चलिए इसको मैं इतने दिनों एकांत में बैठा तो मुझे आपका ख्याल आया और इस तरह से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ पुरानी चीज़ों के लिए, तो आप देखेंगे कि सामने से पूरी तरह पॉजिटिविटी के साथ आपके शब्दों को उसका प्रत्युत्तर बहुत सकारात्मक मिलेगा। ये आज के दिन का बहुत ही बेहतर आप उपयोग कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात करते हैं भाग्य में स्वास्थ्य मंत्र की। आज की औषधि है सौंठ। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं वैसे ही हमारी चाय में एक नया स्वाद शुरू हो जाता है, वो है सौंठ का, वो है अदरक। सूखी अदरक को ही सौंठ के रूप में बनाया जाता है, यानी कि जब अदरक सूख जाती है तो उसको कूट करके और सौंठ के रूप में, और उसका पाउडर के रूप में सौंठ आपके सामने होती है। यह अदरक और सौंठ स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। जोड़ों के दर्द में सूखी अदरक, जिसे हम सौंठ कहते हैं, काफ़ी लाभदायक होती है। अगर आप किसी को भी जोड़ों का दर्द है या जो जॉइंट पेन है, तो उसके अंदर अगर आप सूखी अदरक, सौंठ को अगर आप काम में लेते हैं तो बहुत ही कमाल के इफेक्ट आपको इसके स्वास्थ्य के लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। सौंठ जायफल को पीस करके तिल के तेल में डालकर उसमें भीगी हुई पट्टी जोड़कर लगाने से दर्द में आराम मिल सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि आपको आराम प्राप्त हो। इससे गठिया में भी लाभ होता है। तो इस तरह की पट्टी का आप लगा कर देख सकते हैं। आप को लाभ अगर क्योंकि अभी आप बिल्कुल एक तरह से फ्री हैं और घर पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह की किसी प्रकार के प्रयोग को करने के लिए पूरी तरह से आपके पास समय है। आप इस तरह का अगर कोई गठिया का रोगी आपके आसपास है, आप खुद हैं, तो एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ना कुछ लाभ आपको इसमें
होने की पूरी संभावना है। सौंठ, हींग और काला नमक मिलाकर के लेने से गैस की समस्या में बहुत लाभ होता है। गैस से पीड़ित है, पुरानी गैस है आपको, तो आप ये सौंठ और हींग और काला नमक आप लेके देखें, आपको बड़ा इसमें आराम मिलेगा। पिसी हुई सौंठ को नींबू के रस में भिगोकर छाया में सुखाकर प्रतिदिन सुबह लेने से गैस और पेट के दर्द में बहुत आराम। अगर पेट में कोई आपकी किसी प्रकार की समस्या है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रकृति में थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए पसीने को निकालने में भी सहायक है, जिससे शरीर का तापमान कम हो सकता है और शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत मददगार हो सकती है। इसलिए इससे बुखार में भी आराम मिलता है। शहद के साथ इसे खाने से बुखार थोड़ा कम हो सकता है। पेट दर्द, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में इसे पीसकर हींग और सेंधा नमक के साथ लेने से बहुत आराम मिलता है। तो अगर आपको पेट संबंधी कोई समस्या है तो सेंधा नमक के साथ, हींग के साथ इसे पीस करके लें, बड़ा आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा इसे पानी के साथ उबालकर बार बार पीने से डायरिया में भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये एक बहुत ही इस तरह की औषधि है जो आपको डायरिया में भी लाभ दे सकती है। सौंठ को दूध में उबाल करके ठंडा करके पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। बहुत ही कमाल की चीज़ है। जिन लोगों को हिचकियाँ कई बार ऐसी कंटिन्यू हिचकियाँ आना शुरू, एक तरह का बहुत ही खतरनाक तरह का ये रोग है, जब हिचकियाँ लगातार आए तो सौंठ को दूध में उबाल करके ठंडा करके पीने से हिचकियों में भी आपको आराम मिल सकता है। पसलियों में दर्द होने पर इसके इस्तेमाल से लाभ होता है आपको। सिर दर्द, माइग्रेन, गर्दन और शरीर का दर्द होने पर सूखी अदरक और पानी का लेप बनाकर लगाने से आराम मिलता है। इसे सूंघने से छींक आने पर भी सिर दर्द को आराम पहुंचता है। अगर सिर दर्द है तो इसे आप सूंघें तो आप देखेंगे आपको छींक आएगी और इससे आपका सिर दर्द में आपको थोड़ा आराम मिलेगा। पारंपरिक रूप से सौंठ का विशेष प्रयोग प्रसूता महिलाओं के लिए किया जाता है, क्योंकि यह गर्भाशय है उसका शोधन करने के लिए सौंठ विशेष रूप से सहायक होती है और यह गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूती देती है। साथ ही पसीने के माध्यम से शरीर के विषाक्त तत्वों को भी बाहर निकाल देती है। तो अब पुराने समय में अगर हम गृहिणियों को देखें तो वो इस तरह की उनसे पूछ करके अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो इसमें बड़ी निष्णात विद्वान हमारे जो दादी और नानी हुआ करती थी, वो इस तरह की चीज़ों में बड़ी निपुण थी, किस तरह के किन को देनी है किन को नहीं देनी है। हमारे जो वैद्य जो हैं, जो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उनसे आप पूछ करके इस तरह की चीज़ों में विशेष तौर पर इसको काम में ले सकते हैं। बड़ी कमाल की औषधि जो प्रसूताओं के लिए मानी जाती है, जिससे प्रसूता महिलाओं के वो स्वस्थ रहती थी और बड़ा ही जल्दी वो अपने कार्यों पर पुनः वापस लौट पाती थी और बिना किसी दिक्कत के। आजकल तो हम देखते हैं अस्पतालों में बड़ा एक लंबा चौड़ा मामला हो जाता है, लेकिन उस समय पुराने ज़माने में जब आज जैसी जो सुविधाएं नहीं थी, तब इसी तरह की जो औषधियों और आयुर्वेद के इस महान सिद्धांत से हज़ारों सालों तक हमारी प्रसूताएं स्वस्थ होकर के काम पर लौटती रहीं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम में। ये बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय निशानेबाज और राजनेता है। बतौर भारतीय निशानेबाज वे 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक विजेता रहे हैं। वो स्वतंत्रता के बाद देश के पहले भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। इससे पहले राठौड़ 2002 के कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीत चुके थे। 2006 में मेलबोर्न कॉमनवेल्थ गेम्स और कायरो में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड जीते थे। वे 2006 के कॉमनवेल्थ गेम और 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजावाहक रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। राठौड़ ने 2002 से 2006 के बीच डबल ट्रैप इवेंट में 25 इंटरनेशनल मेडल जीते। राठौड़ को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सेना और शूटिंग से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बतौर राजनेता वे 16वीं लोकसभा के जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद चुने गए और देश की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री रहे। राठौड़ पुनः 17वीं लोकसभा के लिए दोबारा सांसद चुने गए और 2017 से मई 2019 तक युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट मंत्री रहे। राजस्थान के जैसलमेर में
29 जनवरी 1970 को जन्मे, राठौड़ की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेना से, उनके पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह भी सेना में थे। आइए इनकी सूर्य कुंडली के माध्यम से हम इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी सूर्य कुंडली में बृहस्पति 10वें स्थान के अंदर है। इसके मायने क्या है? हम लगातार देखते रहे मित्रों कि जिस व्यक्ति के पास में बृहस्पति की स्थिति केंद्र स्थानों के अंदर थी, सूर्य कुंडली के अंदर 10वें स्थान में बृहस्पति की स्थिति अक्षय पुण्यों को दर्शाती है। यानी आपके पास अपने कार्यों की अगर मेहनत करने की आपकी क्षमता मौजूद है तो प्रकृति से आपको उतना ही सपोर्ट मिलते चले जाता है। हमने यहां देखा कि ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने रजत पदक ओलंपिक में पाया, हम इन्हें अब जब इन्होंने पाया था तो प्रथम भारतीय थे। आप देखेंगे 1902 के बाद में स्थिति पहली बार थी जब किसी भारतीय ने भारत के उस पर कोई पदक हासिल किया व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ऐसी स्थिति एक बार बनी थी और उसके बाद इनके समय में इन्होंने निशानेबाजी के अंदर ये स्थिति प्राप्त करी। तो ये जो स्थिति है, शनि से दृष्ट बृहस्पति आपके अपने कार्यों के अंदर इतनी ऊर्जा व्यक्ति लगाता है कि जो देखते ही बनती है। आप देखते हैं कि इन्होंने अपने कार्यों से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया। बुध का धनु राशि के अंदर होना, यानी कि बृहस्पति की राशि में बुध का होना एक और ऐसा संयोग है मित्रों कि जो इन्हें बहुत ही सधेवे तरीके से बोलने की प्रेरणा देता है। आप देखें कि आप इनके इंटरव्यूज में, इनकी बातचीत में कभी ये अपनी बातचीत के अंदर ऐसा कोई मौका नहीं देते जहां पर आप इनकी आलोचना कर सकें। इनके विरोधी भी इनकी इस बात के लिए आलोचना नहीं कर सकते कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो विवादास्पद था। राजनीति में होने के बावजूद इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से कोई कहीं भी इनको कमी न होने देने का जो भाव है वो बुध का बृहस्पति की राशि में होने से प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा का बुध की राशि में होना, अगेन दूसरी जो राशि है वो यहाँ चंद्रमा बुध की राशि में होना और मंगल से दृष्ट होना, चंद्रमा का मंगल से दृष्ट होना खेल जगत के अंदर इनकी ऊंचाइयों को दर्शाता है मित्रों। जब कभी भी चंद्रमा और मंगल ये दोनों साथ होते हैं, व्यक्ति अपनी फिटनेस, अपने खेल, अपने इरादों के लिए कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकता है इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। अगर आपके आसपास किसी बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट है, चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, तो आप ये सहज ही कह सकते हैं कि ये सितारा हैसियत कुंडली है। मंगल का तृतीय स्थान कीर्ति स्थान में होना इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक साधारण से असाधारण हो जाने की कहानी कितनी आसान से दिखाई देती है। उसके पीछे की मेहनत अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये एक अलग बात है। यानी कि वो व्यक्ति अपने कार्यों पर बहुत मेहनत करता है और साधारण से असाधारण होने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाता है और प्रकृति भी उसने उनका मदद करती है। तो यहाँ चंद्रमा और मंगल का साथ इनकी कुंडली के अंदर इनको ये सारी विशेषताएं देता चला गया। जिन भी कुंडलियों के अंदर ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो देखें कि उनके पास जब भी कोई ऐसी कुंडलियाँ आएँ, जिन बच्चों की कुंडलियों के अंदर वो देखें किस तरह के योग दिखाई दे रहे हो, तो उन्हें खेल के प्रति, उन्हें अपने इरादों के प्रति दृढ़ रहने के लिए आप उन्हें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप में एक सितारा हैसियत छिपी हुई है। आपने अगर अपना प्रयत्न किया, आपने अपना जो भाग्य के 50% अंक हैं वो पूरे के पूरे मिल रहे हैं। अगर आपने अपने कर्म की ताकत के 50% अंकों को अगर आपने लेने के लिए पूरी अपनी शक्ति झोंक दी तो आपको सितारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो कुंडली है जो इस बात की बहुत महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज करती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर इतनी ऊंचाई पा सकता है। राहु और केतु, यहाँ राहु भी शनि की राशि के अंदर विराजमान है। शनि की राशि में राहु आपको आपके सपनों के पीछे आपको दौड़ने की प्रेरणा देते हैं और आपको चैन से सोने नहीं देते। आप जब तक ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। ये वही कुंडली है कि जिन्हें एक बार आप सपना दिखा दें फिर उसके पीछे वो अपनी सर्वस्त्र उस सपने के पीछे लगाने वाले व्यक्तियों के तौर पर आप देख सकते हैं। वो अपने इरादों से न तो पीछे हटते हैं, न उन्हें कोई डरा सकता है, न कोई डिगा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति सितारा बनते ही बनते हैं। तो यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से ये बहुत ही सहज ढंग से अपने दर्शकों को बता सकते हैं। तो जिन भी कुंडलियों, जिन माता पिता जिनके भी अपने बच्चों की कुंडलियों के अंदर ये योग देखें, उन्हें खेल की तरफ आगे बढ़ाएं। उन्हें वो निश्चय ही शिक्षा से ज़्यादा बेहतर खेल में आपको करके दिखा सकते हैं। और शिक्षा निश्चय ही आज हम देखते हैं कि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे
शिक्षा के क्षेत्र में ही सब कुछ करके दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुंडली इस बात को मुख्य रूप से अपनी उसको दर्ज करती है कि केवल पढ़ाई ही नहीं, खेल में भी अगर आप अपने पूरे उतने ही शिद्दत के साथ अगर आप मेहनत करते हैं जितना आप पढ़ाई में करते हैं, तो आपको सितारा हैसियत आपको खेल भी दिला सकता है। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर मैसेजेस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने सवाल और अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। हम इसी प्रोग्राम में आपकी जिज्ञासाओं और आपके सवालों का जवाब देने के प्रयास करेंगे। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।